हाँ जी, स्वागत है आप सभी का ब्रांड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे सेक्शन 35 जो कि डील करता है एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। तो पीजीबीबी का एक और स्पेशल सेक्शन है सेक्शन 35, इम्पोर्टेंट भी है। तो आइए देखते हैं क्या बोलता है सेक्शन। तो एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। देखिए क्या होता है साइंटिफिक रिसर्च। तो जब भी कोई भी कंपनी मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, जब भी कोई कंपनी मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लेकर आती है, तो उस प्रोडक्ट को लाने से पहले साइंट उसकी रिसर्च होती है। ना केवल लाने से पहले बल्कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो मार्केट में होते हैं उनकी भी टाइम टू टाइम क्या होती रहती है, रिसर्च होती रहती है। उनमें कोई अपडेशन के लिए या फिर उनकी क्वालिटी चेक करने के लिए क्या होती रहती है, साइंटिफिक रिसर्च होती रहती है। साइंटिस्ट जो है कंपनी में बैठ के उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि ऐसा होता रहे ताकि हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो अपनी इकोनॉमी अपनी कंट्री को जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट सर्व कर पाए। एक्सपोर्ट हो तो क्वालिटी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हो, तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप क्या है साइंटिफिक रिसर्च पे पैसा खर्च करें। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो एसएससी साइंटिफिक रिसर्च में पैसा खर्च कर रहा है उसके लिए स्पेशल डिडक्शन भी यहाँ पे दी है। और एक पर्टिकुलर सेक्शन इस चीज के लिए बनाया है इनकम टैक्स में, जो कि सेक्शन है 35, साइंटिफिक रिसर्च से डील करता है। अब देखिए समझिए थोड़ी सी बात को। तो साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है, बिजनेस की कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। चाहे कोई नया प्रोडक्ट लाना हो या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करनी हो, उसमें कुछ अपडेशन करनी हो, तो एक साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू ही किया जा सकता है। तो साइंटिफिक प्रोसेस एक क्या है, साइंटिफिक रिसर्च क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है किसी भी बिजनेस का। ठीक है। अब कंपनी जो है वो साइंटिफिक रिसर्च करती है, साइंटिफिक रिसर्च करती है तो वो किस तरीके से कर सकती है वो समझेंगे। कंपनी जो है वो साइंटिफिक क्या करेंगी, रिसर्च करेंगी। तो दो तरीके से कंपनियां साइंटिफिक रिसर्च कर सकती हैं। कैसे कैसे। पहला है इन हाउस। फर्स्ट है आपका इन हाउस। इन हाउस का मतलब क्या होता है, इन हाउस का मतलब है कि जो कंपनी जिसका प्रोडक्ट है वो कंपनी अपने ही यहाँ पे एक ऐसी फैसिलिटी बना दे कि वहां पे ही क्या हो रहा है, वहां पे ही कंपनी की जो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बना दिया गया अलग से, और वहां पे ही जो है वो साइंटिस्ट कंपनी ने हायर कर लिए एज एन एम्प्लॉय, या साइंटिस्ट की क्या ले ली, प्रोफेशनल सर्विस ले ली है। और अपने ही कंपनी में रह के क्या कर रही है, अपने ही कंपनी में रह के उनकी रिसर्च कर रही है। उसको बोलते हैं हम इन हाउस फैसिलिटी। दूसरा क्या है, कंपनी कंट्रीब्यूशन कर सकती है आउटसाइड एजेंसी को, कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइड एजेंसीज। इसमें कंपनियां क्या करती हैं, किसी स्पेसिफिक जो अपना जो साइंटिफिक रिसर्च का काम है वो किसी स्पेसिफिक एजेंसी को आउटसोर्स कर देती है। यानी कंपनी यहाँ पे क्या करेगी, एक पेमेंट पे कर देंगे आउटसाइड एजेंसी को, और कंपनी के बिहाफ पर आउटसाइड एजेंसी क्या करेगी, साइंटिफिक रिसर्च को करेंगी। तो कंपनी दो तरीके से साइंटिफिक रिसर्च करा सकती है, एक है इन हाउस और एक है कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइड एजेंसीज। ठीक है। दोनों के केस में क्या क्या बातें बताई गई है सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन हाउस फैसिलिटी की। किसकी, इन हाउस फैसिलिटी। कि कंपनी अपने यहाँ पे क्या करती है, इन हाउस फैसिलिटीज की जो है व्यवस्था करती है, और इन हाउस ही अपना साइंटिफिक रिसर्च का काम कर रही है। तो देखिए कंपनी इन हाउस फैसिलिटी अगर अरेंज करती है तो दो तरीके के खर्चे जो है वो कंपनी इनकड़ करेगी। दो तरीके के खर्चे कंपनी इनकड़ करेगी उस पे। एक होगा आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा होगा आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप इनका डिफरेंस तो आपको पता ही होगा। यानी कि कंपनी अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई प्लांट मशीनरी एसेट फिक्स एसेट परचेज कर रही है तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और कंपनी साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई मटेरियल परचेज कर रही है, किसी को सैलरी दे रही है, कोई अदर रेवेन्यू टाइप के खर्चे कर रही है, तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो कंपनी क्या करेंगी, इन हाउस फैसिलिटी के केस में क्या करेंगी, या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगी और साथ ही साथ कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करेंगी। ठीक है।
देखिए, कंपनी साइंटिफिक रिसर्च कब हो सकती है? साइंटिफिक रिसर्च बिजनेस के खुलने के बाद, यानी वो प्रोडक्ट लॉन्च हो गया या बिजनेस ओपन हो गया कंपनी का, उसके बाद भी हो सकता है और उससे पहले भी हो सकता है। यानी अभी बिजनेस ओपन नहीं हुआ है लेकिन साइंटिफिक रिसर्च जारी है, और ऐसा ही होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पहले होता है, उसके बाद ही बिजनेस ओपन होता है। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हो सकता है वो हो सकता है ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट, ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के शुरू होने पर या फिर बिजनेस के शुरू होने के बाद। और जो दूसरा हो सकता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो कब हो सकता है? बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कब हो सकता है? बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मैं आपको सारी चीजें नोट्स के रूप में ही लिखवा रहा हूं यहाँ पे, तो आप चाहे तो इनको नोट भी कर सकते हैं एज इट इज। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और दूसरा है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो अगर कोई भी ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो रहा है, तो कंपनी क्या कर सकती है? उसको पूरा का पूरा अपने पीएनएल में, पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर सकती है। यानी कि यहाँ पे जो भी खर्चा कंपनी कर रही है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे, उसको, उस एक्सपेंस को हम बोलेंगे अलाउड है, ये आपका पीएनएल में डेबिट करना अलाउड है। यानी कंपनी कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रही है ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, किस पे? साइंटिफिक रिसर्च पे, तो जितना भी खर्चा कंपनी कर रही है उतने खर्चे से अपना पीएनएल अकाउंट क्या कर सकती है? डेबिट कर सकती है। कंपनी कुछ खर्चे कैसे करती है? बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी करती है। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में कितना, मतलब बिजनेस के शुरू होने से पहले, तो कितना पहले, सवाल उठता है कितना पहले तक कंपनी ये खर्चा कर सकती है? तो इसमें बोला गया है 3 इयर्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, 3 इयर्स बिफोर कमेंसमेंट। अगर आप बिजनेस शुरू होने से 3 साल पहले तक कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं, तो उस केस में जो भी आप मटेरियल परचेज करेंगे, जो भी आप मटेरियल परचेज करेंगे साइंटिफिक रिसर्च के लिए, और जो भी आप सैलरी पे करेंगे, जो भी आप क्या करेंगे? सैलरी पे करेंगे। किसको? जो भी एम्प्लॉय लगेंगे साइंटिफिक एक्सपेंडिचर में, उनको आप सैलरी पे करेंगे, तो वो भी रेवेन्यू खर्चा है। लेकिन इस सैलरी में परक्यूजिट नहीं होगा, अदर देन परक्यूजिट्स। बहुत बढ़िया, अदर देन परक्यूजिट्स। तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आप क्या कर सकते हैं? अपने पीएल में डेबिट कर सकते हैं इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कि जब आपका बिजनेस शुरू हो जाए उस साल आप क्या करना? पहले के खर्चे भी क्या कर देना? डेबिट कर देना। क्योंकि बिजनेस का जो फाइनेंशियल्स बनेंगे, जो फाइनेंशियल्स बनेंगे, बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट बनेगा, तो बिजनेस शुरू होने के बाद बनेगा। तो जो खर्चा हमने पहले कर दिया, तो जो खर्चा आपने 3 साल पहले तक किया है, जो खर्चा आपने 3 साल पहले तक किया है, उसको आप कब डेबिट कर सकते हैं? जब आपका बिजनेस कमेंस में हो जाएगा, तो आप फाइनेंशियल बनाएंगे, उस टाइम आप क्या कर दीजिएगा? डेबिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो रेवेन्यू का खर्चों के बारे में क्या बोला? तो रेवेन्यू खर्चों के बारे में बोला कि यदि आप कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिजनेस शुरू होने पर या बिजनेस शुरू होने के बाद कर रहे हैं, तो आप किसी भी टाइप का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे वो सब अलाउड होगा। आप अब पीएल में उसको क्या कर सकते हैं? डेबिट कर सकते हैं। लेकिन आपने कोई खर्चा बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी किया है, तो उस केस में भी आपने पिछले 3 सालों तक, बिजनेस शुरू होने से पहले के जो 3 साल है, वहां पे कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल और इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी, अदर देन परक्विजिट्स, तो उस केस में 3 साल पहले तक का खर्चा भी हम आपको अपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट करने दे देंगे। हालांकि आपने कोई खर्चा 5 साल पहले किया हो, आपकी रिसर्च 5 साल तक चल रही हो, तो फिर गवर्नमेंट उस केस में 5 साल पहले तक के जो आपके खर्चे उनको डेबिट नहीं करने देगी। 3 साल पहले तक के खर्चे आप क्या कर सकते हैं? डेबिट कर सकते हैं। जैसे आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 2025 को,
1 जुलाई 2025 को, तो इससे 3 साल पहले यानी 1 जुलाई 2022 से जो भी आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल प्लस सैलरी, वो आप डेबिट कर सकते हैं। और 1 जुलाई 2025 और उसके बाद जो भी खर्चा आप रेवेन्यू कर रहे हैं, चाहे वो परक्विजिट्स पे कर रहे हो, चाहे वो अदर रेवेन्यू कर रहे हो, वो सब आपके अलाउड होंगे। क्लियर है? तो ये बात थी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में। अब हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में क्या बोला गया है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आप जिस प्रकार से रेवेन्यू टू टाइप के हो सकते हैं, वैसे ही आपके क्या हो सकता है, कैपिटल हो सकता है। यानी कैपिटल कब हो सकता है, ऑन और आफ्टर, ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है। और दूसरा कब हो सकता है, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सेम। ठीक है। अगर आप कोई भी कैपिटल खर्चा आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पे करते हैं, तो उस केस में 100% जो भी खर्चा है आपका, वो अलाउड हो जाएगा। पीएनएल में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। पीएनएल में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। 100% क्या होगा आपके, अलाउड होगा। 100% आपका कैपिटल खर्चा अलाउड होगा, एक्सेप्ट लैंड। लैंड भी हमारा कैपिटल जो होती है, कैपिटल एसेट है लैंड भी हमारी। लेकिन लैंड को छोड़ के जो भी आप खर्चा करेंगे ना, वो 100% अपने पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर लेना। अगर आप ये साइंटिफिक एक्सपेंडिचर पे नहीं करते, कोई नॉर्मल बिजनेस में ही अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करते, तो क्या होता, आप उसको डेप्रिशिएट करते। सेक्शन 32 के हिसाब से आप उसको क्या करते, हर साल डेप्रिशिएट करते। लेकिन चूंकि आपने वो साइंटिफिक एक्सपेंडिचर पे खर्चा किया है, तो एक साथ आप क्या कर सकते हैं, अपना पीएनएल अकाउंट में उसको खर्चे को डाल सकते हैं। डेप्रिसिएशन के लिए हर साल वेट करने की जरूरत नहीं है, आप एक साथ अपना पीएनएल अकाउंट क्या कर सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं। फायदा क्या होगा, फायदा होगा कि खर्चा ज्यादा दिखेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे या लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएंगे या लॉस हो जाएगा तो टैक्स बच जाएगा। तो सरकार ने बोला सेक्शन 35 के में कि अगर आप अपने साइंटिफिक एक्सपेंडिचर पे कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च पे कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, तो उस केस में आप जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, वो 100% आप क्या करना, अपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर देना। खर्चा मान लेंगे उसी साल का, डेप्रिसिएशन के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। लेकिन लैंड पे नहीं, बस लैंड पे खर्चा जो है वो हम अलाउड नहीं करेंगे, लैंड के अलावा जितने भी है। वजह ये भी है कि सरकार क्या बोल रही है कि और जो आप एसेट परचेज कर रहे हो ना, उसको क्या करते हो, हर साल डेप्रिशिएट करते हो सेक्शन 32 के हिसाब से। और एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी 100% जो कॉस्ट है ना, वो पूरी डेप्रिशिएट हो जाती है, राइट। लेकिन लैंड पे वो डेप्रिसिएशन अलाउड ही नहीं है, तो लैंड पे डेप्रिसिएशन भी नहीं है, तो लैंड पे तो कभी आप अपना पीएनएल अकाउंट डेबिट कर ही नहीं पाएंगे, राइट। लैंड पे तो आप अपना पीएनएल अकाउंट डेबिट ही नहीं कर पाएंगे। जिस पे पीएनएल अकाउंट डेबिट होता है, तो आप फेज मैनर में कर रहे थे डेप्रिसिएशन, चार्ज करते करते फेज्ड मैनर में आप क्या कर रहे थे, डेप्रिशिएट कर रहे थे, उसको एक साथ कर देंगे। इसलिए हम लैंड पे क्या है, लैंड पे यहाँ ये खर्चा अलाउड नहीं करेंगे। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी आपका क्या हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो अगर आपका कोई कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, तो कितना पहले हो सकता है, सेम एज रेवेन्यू, 3 इयर्स बिफोर कमेंसमेंट, 3 इयर्स बिफोर कमेंसमेंट। अगर आप बिजनेस शुरू होने से 3 साल पहले तक भी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ना, तो उस केस में भी हम आपको क्या कर देंगे, 100% डिडक्शन दे देंगे, एक्सेप्ट लैंड, एक्सेप्ट लैंड। और कब दे देंगे, जिस साल आपका बिजनेस कमेंस हो जाएगा ना, उस साल ये पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर देना। तो सिंपल सी बात है। अगर आप इन हाउस रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप इन हाउस रिसर्च कर रहे हैं, तो दो तरीके के खर्चे करेंगे, या तो रेवेन्यू या कैपिटल। रेवेन्यू खर्च, अब ये जो खर्चा है ये हो सकता है आप बिजनेस स्टार्ट होने के बाद करें, या हो सकता है बिजनेस स्टार्ट होने से पहले भी हो जाए खर्चा। अगर आप कोई भी रेवेन्यू खर्चा बिजनेस स्टार्ट होने के बाद करते हैं, बिजनेस स्टार्ट होने के बाद करते हैं, तो उस केस में जितना भी आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, सब आप क्या कर सकते हैं, अपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप कोई खर्चा बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, तो पिछले 3 साल तक आप जो भी खर्चा करेंगे रेवेन्यू नेचर का, वो आपके मटेरियल पे और सैलरी पे, सैलरी में बस परक्यूजिट्स अलाउड नहीं होंगे, वो खर्चा आप क्या कर सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट होने से 1 साल पहले मटेरियल परचेज किया 50 लाख का, मटेरियल परचेज किया 50 लाख का, और सैलरी पे गई 30 लाख, और परक्यूजिट्स पे किए, अदर देन 30 लाख परक्यूजिट्स पे किए 10 लाख के, तो मैं अपने पीएनएल अकाउंट में इस साल 80 लाख रुपए, 50 और 30, 80 लाख रुपए क्या कर सकता हूँ, डेबिट कर सकता हूँ। ये 10 लाख अलाउड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये मैंने बिजनेस स्टार्ट करने से 1 साल पहले खर्चा किया है। अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले का जो खर्चा है वो केवल मटेरियल पे और सैलरी पे, लेकिन उसमें अदर देन परक्यूजिट्स, उस सैलरी में अदर देन परक्यूजिट्स, वो खर्चा मैं डेबिट कर सकता हूँ। किस साल? जिस साल मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ है उस साल के पीएनएल में। यही खर्चा यही खर्चा मटेरियल सैलरी 30 लाख, परक्यूजिट 10 लाख, अगर मैं बिजनेस स्टार्ट होने के बाद करता, तो पूरा 50 और 30, 80 और 10, 90 लाख रुपए अपने पीएनएल अकाउंट में क्या कर देता, डेबिट कर देता। क्लियर है चीजें? ठीक है। वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, तो वो भी दो तरीके से हो सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट होने के बाद या पहले। बाद में हो तो पूरा का पूरा अलाउड हो जाएगा एक्सेप्ट लैंड, लैंड पे नहीं। बिफोर हो तो भी पूरा का पूरा अलाउड हो जाएगा एक्सेप्ट लैंड, लैंड पर नहीं। लेकिन कितना पहले? 3 साल पहले तक का। कितना पहले तक का? 3 साल पहले तक का। बिजनेस स्टार्ट होने से 3 साल पहले तक का अगर आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो उसको भी अपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है, सब समझ आया यहां तक? ठीक है। दूसरा है हमारा, ये था आपका इन हाउस। दूसरा है आपका आउटसोर्स। आउटसोर्स कर रहे हैं, बोले तो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइड एजेंसीज। तो यहाँ पे क्या करते हैं आप, जब भी कंट्रीब्यूट करते हैं आउटसाइड एजेंसीज को, तो उस केस में आप क्या करते हैं, उस केस में आप एक लमसम अमाउंट इनको पे कर देते हैं, लमसम अमाउंट इनको पे कर देते हैं, लाइक 100 करोड़, 200 करोड़, जितने भी आपकी रिसर्च होती है उसके हिसाब से। और फिर सारी साइंटिफिक रिसर्च कौन करता है, ये आउटसाइड एजेंसीज करती है। तो यहाँ पे रेवेन्यू और कैपिटल का कोई सवाल ही नहीं है, यहाँ पे आप एक लमसम अमाउंट उनको क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। लो ये बोलता है कि आप जो भी लमसम अमाउंट उनको पे करोगे, उसकी 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगी। 100% क्या होगा, डिडक्शन आपको मिल जाएगी। अब आप ये कर किसको सकते हो, ऐसी कौन कौन सी एजेंसीज है जिनको आप ये कर सकते हो? ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो ऑथोराइज्ड एजेंसीज होती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड एजेंसी होती है, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, यानी आईआईटीज। ठीक है। अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस, जो गवर्नमेंट ने क्या कर रखे हैं, अप्रूव्ड कर रखे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को आप पे कर सकते हो। अप्रूव्ड इंडियन कंपनीज, कोई कंपनी भी हो सकती है जिसने जो साइंटिफिक रिसर्च का ही काम करती है, जो साइंटिफिक रिसर्च का ही काम करती है, उस कंपनी को भी आप क्या कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो। साथ ही साथ साइंटिफिक एक्सपेंडिचर के साथ साथ ये खर्चा आपका सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए भी हो सकता है। सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिकल, जिसमें क्या होता है सोशल साइंस और स्टेट्स में, जैसे देश भर से डेटा जो है वो जुटाया जाता है, गवर्नमेंट अलग अलग तरीके के डेटा जो है वो क्या करती है, कलेक्ट करती है, और उससे क्या होता है, उससे एक डिसीजन पे पहुंचती है। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, पॉपुलेशन का डेटा लेती है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट का डेटा लेती है। तो अगर जो एजेंसीज ऐसा डेटा ले रही है, जो एजेंसीज ऐसा डेटा ले रही है, कलेक्ट करती है, स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट है देश में जो ये काम करता है,
उसको भी आप डोनेट कर सकते हो, उसको भी क्या कर सकते हो, आप डोनेट कर सकते हो। तो जो आप उसको डोनेट करोगे उसकी 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि सर हम सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए क्या कर रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं। स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए क्या दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं। तो उससे हमारे बिजनेस को क्या फायदा है, उससे हमारे बिजनेस को क्या फायदा है? तो ये अलाउड कैसे होगा ये खर्चा? तो एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप इस वाले पार्ट में कोई भी डोनेशन देते हो, मतलब आउटसोर्स कर रहे हो, आउटसाइड एजेंसीज को डोनेशन दे रहे हो, तो ये आपके बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वेदर रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट, वेदर रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट। यानी कि आप आईआईटी, द इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसा दे रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आपका बिजनेस का ही रिसर्च हो वहां पे जर्नल रिसर्च भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। तो आपके अगर आप सेकंड पॉइंट में साइंटिफिक एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लेना चाहते हैं सेक्शन 35 में, तो आपको जरूरी नहीं है कि अपने बिजनेस की रिसर्च के लिए ही कंट्रीब्यूट करना है, आप ऐसे भी जनरल डोनेशन भी वहां पे दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इन हाउस रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप इन हाउस रिसर्च कर रहे हैं, तो वो आपके बिजनेस से रिलेटेड ही होना चाहिए, वो आपके बिजनेस से रिलेटेड ही होना चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आप इन हाउस रिसर्च कर रहे हैं तो वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं लमसम, तो हो सकता है वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, या जरूरी भी नहीं है कि ना भी हो, चलेगा, 100% डिडक्शन हम फिर भी आपको दे देंगे। ठीक है। तो इन हाउस और कंट्रीब्यूशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस आ गया? इन हाउस में रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में जरूरत नहीं है कि बिजनेस से रिलेटेड हो, यहाँ पे आप दूसरे के ऐसे जनरल भी दे रहे हैं ना कोई भी डोनेशन, तो भी हम सेक्शन 35 में 100% डिडक्शन दे देंगे आपको। लेकिन इन हाउस अगर आप रिसर्च करते हैं, तो उस केस में वो इन हाउस रिसर्च जो होगी वो आपके बिजनेस से रिलेटेड ही होनी चाहिए, वो आपके बिजनेस से रिलेटेड ही होनी चाहिए। ये फर्स्ट डिफरेंस है दोनों में। सेकंड डिफरेंस और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि इन हाउस रिसर्च आपके न्यू रिजाइम में जो है, न्यू रिजाइम में भी अवेलेबल होगी। ओल्ड में तो है ही है, न्यू रिजाइम में भी आपके अवेलेबल होगी। लेकिन ये जो कंट्रीब्यूशन है केवल ओल्ड रिजाइम में ही अवेलेबल होगा। यानी असेसी ने अगर ओल्ड रिजाइम ऑप्ट किया है, असेसी ने अगर ओल्ड रिजाइम ऑप्ट किया है, तब तो वो इन हाउस करे चाहे कंट्रीब्यूट करे, दोनों की डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन उसने अगर न्यू रिजाइम ऑप्ट किया है, तो इन हाउस की डिडक्शन तो उसको मिल जाएगी, लेकिन कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन उसको नहीं मिलेगी। ठीक है। चलते हैं अब आगे। अब एक बात, जो आपका अनएब्जॉर्ब्ड जो आपका अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो आपका अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर है ऑन साइंटिफिक रिसर्च, जो भी आपका अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर है ऑन साइंटिफिक रिसर्च, वो आप अनलिमिटेड टाइम तक क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम तक क्या कर सकते हैं, कैरीड फॉरवर्ड कर सकते हैं उसको। जब तक आपको सफिशिएंट प्रॉफिट ना हो, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे कि, और यहाँ पे ध्यान रखना केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में है ये बात, रेवेन्यू के लिए नहीं है। रेवेन्यू आप पूरा डेबिट कर देंगे, एक बार समझ ले। जैसे कि माना आपके जो प्रॉफिट हुआ बिफोर साइंटिफिक एक्सपेंडिचर, वो हुआ 100 करोड़ का, 100 करोड़ का आपके प्रॉफिट हुआ। फिर आपने साइंटिफिक एक्सपेंडिचर का खर्चा देखा वो कितना है, तो आपने देखा रेवेन्यू पे है
50 CR और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 70 CR का। इस केस में क्या होगा, आप आप क्या करेंगे, ये अपना रेवेन्यू तो पूरा का पूरा डेबिट कर देंगे। तो अब आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 50 करोड़ बचा भाई। 100 करोड़ का था जिसमें से आपने रेवेन्यू पूरा लॉस लेस कर दिया, बचा कितना, 50। अब आपके कैपिटल खर्चा आपको डेबिट कितना करना है, 70। तो आप क्या करेंगे, 50 डेबिट करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा 0। फिर जो 20 बचा वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल तक। वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड अगले साल तक। आप यहाँ पे 70 माइनस क्यों नहीं कर रहे, 70 माइनस क्यों नहीं कर रहे, और ये क्यों नहीं बोल रहे कि मेरे 20 करोड़ का लॉस हो गया, ये क्यों नहीं बोल रहे 20 करोड़ का लॉस हो गया। 70 माइनस कर दो, बोल दो 20 करोड़ का लॉस हो गया। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से बिजनेस में लॉस दिखे। मैक्सिमम जो आपका जा सकता है लॉस, वो हो सकता है कि आपका जीरो प्रॉफिट हो, आपको लॉस नहीं दिखा सकते कैपिटल की वजह से। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कैपिटल की वजह से। इसी को और समझाने के लिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि माना आपका दूसरे केस में प्रॉफिट था 100 करोड़, और आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना था, 120 करोड़, और कैपिटल था 80 करोड़। ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में आप रेवेन्यू तो पूरा माइनस कर देंगे, रेवेन्यू तो पूरा ही माइनस कर देंगे, चाहे उसकी वजह से आपका लॉस भी दिखे। सरकार ने बोला अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू तो आप पूरा ही माइनस कर देंगे अगर वो अलाउड है तो, और फिर आप यहां दिखा देंगे 20 करोड़ का लॉस। साथ ही साथ 80 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। 80 करोड़ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया। समझ में आई चीजें। बात बस इतनी सी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में का जो अनएब्सॉर्ब्ड पोर्शन है, जितना उस प्रॉफिट से कवर नहीं हो पाया, वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम तक। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो उसी साल डेबिट कर देना, चाहे उसकी वजह से लॉस भी क्यों ना हो। कैपिटल की वजह से लॉस नहीं आना चाहिए, बस ये बात ध्यान रखें। ठीक है, अच्छा एक चीज, अगर आपने मान लो कोई एसेट परचेज की थी, कोई एसेट परचेज की थी साइंटिफिक रिसर्च में, तो आपने क्या ले लिया, सेक्शन 35 का बेनिफिट ले लिया। सेक्शन 35 का बेनिफिट ले लिया। जब आपने सेक्शन 35 का बेनिफिट ले लिया, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपकी साइंटिफिक रिसर्च हो गई, साइंटिफिक रिसर्च हो गई, तो अब आप उस एसेट का क्या करेंगे, अब आप उस एसेट का करेंगे क्या। तो दो चीजें निकल के आएंगी, या तो आपकी साइंटिफिक रिसर्च जब कंप्लीट हो गई, तो आप उसको अपने बिजनेस में क्या कर लेंगे, रिटेन कर लेंगे, नॉर्मल बिजनेस में क्या कर लेंगे, रिटेन कर लेंगे। या फिर आप क्या कर देंगे, उसको सेल कर देंगे। जैसे ही आपकी साइंटिफिक रिसर्च हुई, साइंटिफिक रिसर्च खत्म हुई, आपने उसको बेच दिया, सेल विदाउट यूज इनटू नॉर्मल बिजनेस, आपने उसको नॉर्मल बिजनेस में यूज नहीं किया है। दूसरा क्या कर सकते हो आप उस एसेट का, आप अपने बिजनेस में यूज कर सकते हो। आप अपने बिजनेस में उसको यूज कर सकते हो। अगर आपने सेल कर दी है डायरेक्टली, उसको यूज नहीं किया है बिजनेस में, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये होगा कि आपको प्रॉफिट अराइज होगा हमेशा, हमेशा प्रॉफिट होगा। क्यों होगा प्रॉफिट हमेशा, अब मैं समझाता हूं क्यों होगा प्रॉफिट आपको हमेशा। आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, लेट सपोज 100 करोड़ का, वो एसेट थी आपकी 100 करोड़ की। जब आपने सेक्शन 35 में देखा कि मैं पूरा का पूरा 100 करोड़ क्लेम कर सकता हूं, आपने ये 100 करोड़ क्या कर दिया, यहाँ पे डेबिट कर दिए। जब 100 करोड़ डेबिट कर दिए, तो अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई उस एसेट की। उस एसेट की वैल्यू क्या हो गई, नील हो गई, जब आपने पूरा का पूरा डेबिट कर दिया तो अब आप उसको चाहे 1 रुपए में भी बेचेंगे तो भी आपका क्या होगा, 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। राइट, भाई यही तो हम करते हैं, हम किसी एसेट पे डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं, तो हम उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस्ट माइनस जितना हमने डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया वो इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू आती है। यहाँ पे हम पूरा का पूरा डेबिट कर चुके हैं, तो अब रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो हमेशा प्रॉफिट अराइज होगा। अब ये प्रॉफिट कौन से हेड में जाएगा वो समझना। तो अप टू द वैल्यू ऑफ कॉस्ट,
अप टू द वैल्यू ऑफ कॉस्ट। अगर आपकी सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट, सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट तक की है, तो वो जाएगा आपके पीजीवीपी इनकम में। एग्जांपल से समझेंगे, टेंशन ना ले। जैसे कि इस एसेट का एग्जांपल लेता हूँ 100 करोड़ वाली का, इसको मैंने 70 करोड़ में सेल कर दिया, इसको मैंने 70 करोड़ में सेल कर दिया। उस केस में जो 70 करोड़ है वो क्या हो जाएगा, मेरा पीजीवीपी इनकम बन जाएगा। पीजीवीपी इनकम क्यों बनेगा, क्योंकि मैंने उसको प्रो बिजनेस के इनकम से ही क्या किया था, डेबिट किया था। तो अब वापस बिजनेस की इनकम बनाऊंगा जब उसको मैंने बिजनेस का खर्चा बनाया। तो मानो ये एसेट मैंने 100 करोड़ में ही बेच दी, तो भी मेरी बिजनेस की इनकम होगी। तो जितनी कॉस्ट तक अगर मैं बेचूंगा ना, क्योंकि कॉस्ट तक का मैंने क्या कर दिया, उसको डेबिट कर दिया, तो कॉस्ट तक का जितना सेल प्राइस होगा उतना मैं बिजनेस की इनकम ही बनाऊंगा उसको। लेकिन अगर मेरा सेल प्राइस अबव कॉस्ट होगा, अबव कॉस्ट होगा, तो मैं उसको कैपिटल गेन की क्या बनाऊंगा, इनकम बनाऊंगा। अब समझना, अगर मैं इसको फॉर्मूला वाइज वाइज में तोड़ू ना, तो जो आपकी सेल प्राइस है, जो आपकी सेल प्राइस है उसमें अगर मैं कॉस्ट एलिमेंट हटा दूं, कॉस्ट एलिमेंट ओरिजिनल कॉस्ट, तो जो आपके प्रॉफिट आएगा ना वो कैपिटल गेन का आएगा। और जितना सेल प्राइस अप टू कॉस्ट तक है वो मेरी बिजनेस इनकम हो जाएगी, वो मेरी क्या हो जाएगी, बिजनेस इनकम। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मान लो मैं 120 CR का उस एसेट को बेचता, तो 100 करोड़ तो मेरी क्या हो जाती, बिजनेस इनकम हो जाती अप टू कॉस्ट। और कॉस्ट के ऊपर कितना है, 20 करोड़, वो मेरा कैपिटल गेन हो जाता, वो मेरा क्या हो जाता, कैपिटल गेन हो जाता। ठीक है, तो जितना खर्चा मैं पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर चुका हूं, अगर उतने तक की एसेट बेच रहा हूं तो वापस उसको पीएनएल में ही क्रेडिट करूंगा, यानी बिजनेस इनकम ही बनाऊंगा। और अगर मैं कॉस्ट से भी ऊपर बेच रहा हूं तो उस केस में वो इनकम बनेगी कैपिटल गेन की। और ये कब होगा, जब मैं सेल करूंगा उसको बिजनेस में लाने के, मतलब बिजनेस में लाए बिना ही उसको सेल कर दूंगा डायरेक्टली। साइंटिफिक रिसर्च में यूज किया, साइंटिफिक रिसर्च खत्म हुई, अब मैं बेच रहा हूँ, उस केस में ये करूंगा। अगर मैं उसको अपने बिजनेस में लेकर आ रहा हूं, अगर मैं उसको अपने बिजनेस में लेकर आ रहा हूं, तो मैं उसको क्या करूंगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा सेक्शन 32 में, ब्लॉक में ऐड कर दूंगा, रिस्पेक्टिव ब्लॉक में ऐड कर दूंगा उस एसेट को। और ब्लॉक, और किस वैल्यू पे ऐड करूंगा, नील वैल्यू पे, नील वैल्यू पे ऐड करूंगा, क्योंकि उस पे सारा का सारा मैं पीएनएल में क्या कर चुका हूँ, डेबिट कर चुका हूँ। फिर कभी हम उसको बेचेंगे तो जैसे ब्लॉक सेल होता है वैसे ही वो सेल होगा, जैसे उसकी ट्रीटमेंट होती है वैसे ही नॉर्मल ट्रीटमेंट होगी, ब्लॉक में ऐड हो जाएगा नील वैल्यू पर। अगर हम उसको बिजनेस में लेके आ रहे, बिजनेस में नहीं लेके आ रहे तो, बिजनेस में नहीं लेके आ रहे तो हमको ये देखना है कि उसकी सेल प्राइस कितनी है। कॉस्ट तक का जो सेल प्राइस है वो तो पीएनएल में आप क्रेडिट कर देना, और उसके ऊपर जो है वो कैपिटल गेन का पार्ट बन जाएगा। वो किसका पार्ट बन जाएगा, कैपिटल गेन का पार्ट बन जाएगा। क्लियर है। फिर एक छोटी सी चीज है, डबल डिडक्शन नॉट अलाउड, जो हम पढ़ भी चुके हैं। डबल डिडक्शन कैसे, अगर आपने सेक्शन किसी एसेट पे 35 का बेनिफिट ले लिया है, यानी पूरी की पूरी आपने 100% जो है वो क्या कर दी है, 100% की जो है वो पीएनएल में डेबिट कर दिया है, तो आप उस पर कोई दूसरा बेनिफिट लाइक सेक्शन 32 या फिर किसी और प्रोविजन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और वो क्लियर भी हमने देखा कि उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो आप बेनिफिट भी कैसे ही ले लेंगे। ठीक है, तो ये था आपके सेक्शन 35, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, जहां पे हमने पूरी चीज यहाँ पे हमने एक नोट्स रूप में, समराइज रूप में कवर करी है। आप चाहे तो इसको एज ए नोट्स रख सकते हैं अपने पास, आप नोट कर लीजिए, नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो चार्ट रूप में मैंने बताया है वो एक तरीके से पूरा नोट्स फॉर्म में ही मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। आई होप क्लियर होगा आपको। फिर मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग सेक्शन के साथ में, और ऐसी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ब्राइट एकेडमी के इस पेज को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए। थैंक यू।